गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विनोद नागर एक बार पुनः मेरी पॉलिटी की सीरीज में श्री अरविंदो आईएएस हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जो मैंने लास्ट 4 पॉलिटी के लेक्चर्स हुए हैं उसमें जो 4th लेक्चर अगर आप देखेंगे, नहीं देखा है आप उसे जाकर देख लें। बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं है, बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज भी आए थे कि सर जो 3rd लेक्चर है उसका 4th लेक्चर की लिंक हमें नहीं मिल रही है। मैंने लोगों को सेंड भी की है। आप प्लेलिस्ट पर जाकर 4th लेक्चर वहां पर देख सकते हैं, वहां पर अवेलेबल है। प्लेलिस्ट हमने बना दी है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट वहां पर देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। देखिए, अगली इंपॉर्टेंट चीज अब यहां पर क्या है, जब अगर आप देखेंगे जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, थोड़ा सा उसको आपको 5 मिनट में मैं रिवाइज करवाऊंगा, क्योंकि जो आने वाला कंसेप्ट है इसमें वो उसी पर कहीं ना कहीं बेस्ड है। इसलिए थोड़ा सा आपको 5 मिनट जो पिछले लेक्चर में हुआ है उसको समझना है और उसमें फिर क्या नयापन आता है वो आपको देखना है। बहुत ही बढ़िया आपका एनालिसिस होने वाला है इस वाले लेक्चर में, जो आपने पढ़ा है उसके आधार पर। देखिए, लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था डेमोक्रेसी, है ना। लास्ट वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? डेमोक्रेसी पढ़ा था, लोकतंत्र पढ़ा था। इज दैट क्लियर? और लोकतंत्र के हमने प्रकार पढ़े हैं लास्ट वाले लेक्चर में, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र के प्रकार हमने कर लिए थे। अब लोकतंत्र के प्रकार के आधारों पर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ऑन द बेसिस टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के प्रकारों के आधार पर फर्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होता है इन फ्रंट ऑफ अस, वो क्वेश्चन क्या है कि हमने पढ़ा लोकतंत्र के प्रकारों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। हमने पढ़ा एक दल प्रधान प्रणाली, 2 दल प्रधान प्रणाली, बहुदलीय प्रधान प्रणाली, 1 पार्टी सिस्टम हमने देखा, 2 पार्टी सिस्टम हमने देखा, मल्टी पार्टी सिस्टम हमने देखा। अब यहां पर क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये होता है कि इन सब के बीच में जो इंडिया का सिस्टम है वो कैसा है। जैसे मैंने आपको जब पहले पढ़ाया था तो मैंने आपको वहां क्या पढ़ाया था कि इंडिया का सिस्टम जब मैंने आपको पहले पढ़ाया था तो वहां मैंने आपको कुछ चीज समझाई थी, फेडरल सिस्टम, यूनियन सिस्टम, एंड द थर्ड वन इज यूनिटरी सिस्टम। ये मैंने आपको पढ़ाया है। इज दैट क्लियर? उसमें मैंने आपको बताया था इंडिया ने कौन से सिस्टम का इजाद किया था, क्वाजी फेडरल सिस्टम, मतलब कि अर्धसंघात्मक व्यवस्था। अब यहां पर भी लोकतंत्र के प्रकारों में भारत ने किस व्यवस्था को जन्म दिया है, मैंने आपको पहले भी समझाया है। भारत के अपने आर्थिक मुद्दे हैं, इकोनॉमिकल इश्यूज हैं, भारत के अपने सामाजिक मुद्दे हैं, सोशल इश्यूज हैं, भारत के अपने पॉलिटिकल इश्यूज हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, भारत के अपने कल्चरल इश्यूज हैं, सांस्कृतिक मुद्दे हैं। तो ये सभी वेरिएशंस, विभिन्नताएं भारत में कहीं ज्यादा है अन्य देशों की तुलना में। इज दैट क्लियर? फिर से मेरी लाइन सुन लीजिए, पॉलिटिकल इश्यूज, सोशल इश्यूज, इकोनॉमिकल इश्यूज, कल्चरल इश्यूज, लैंग्वेज इश्यूज, ठीक है, ज्योग्राफिकल इश्यूज, ये सब इंडिया में अदर कंट्री से कंपैरिजन काफी ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। और ये काफी ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं तो पूरी कंट्री में इन सबको साथ लेकर यूनिटी बनाना, यूनिटी बनाकर रखना अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको जब भी माइंड में आप पॉलिटी पढ़ें, जो भी डिसीजंस आप देखें, चाहे इस लेक्चर के बाद हम संविधान सभा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, पूरा पॉलिटिकल जो सिनेरियो इंडिया का रहा है वो हम समझने वाले हैं। इसके बाद हमारा सिलेबस का पहला टॉपिक निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण, वो आने वाला है। इज दैट क्लियर? आप सोचेंगे पहला टॉपिक ही नहीं आया अभी तक, क्योंकि 4-5 जो लेक्चर समझे, इसके बाद जब मैं आपको वो टॉपिक समझाऊंगा आपको बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्चुअल क्लियरिटी होती चलेगी, ठीक है। जिस तरीके से मेरा पढ़ाने का तरीका है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाए, ताकि आंसर राइटिंग में आपको हेल्प मिले। क्योंकि आंसर राइटिंग में वहीं पर आपको हेल्प मिलेगी जहां थोड़ी की जगह थोड़ा और ज्यादा पढ़ लेंगे। लोग बोलते हैं लिमिटेशंस में पढ़ना बहुत जरूरी होता है कि आप लिमिट्स बना लीजिए कि सिविल सर्विसेज में इतना पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। बिल्कुल वो बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लिमिटेशंस के चक्कर में, इतना पढ़ने के चक्कर में, पढ़ना इतना था लेकिन हम इतना पढ़कर उसे छोड़ ना दे, वो चीज हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, ठीक है। इसलिए आप ध्यान रहे कि जिस टॉपिक को भी पढ़ें थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लियरिटी उसकी आपको आ जाए। देखिए, अब भारत की व्यवस्था के लिए पिछले लेक्चर की कुछ चीजें जो हैं मैं डबल से आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं उनको, ठीक है। आप देखिए, 2 आधारों पर हमने डेमोक्रेसी के प्रकार देखे थे। वो 2 आधार कौन से थे? फर्स्ट था ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल, ठीक है। इस आधार पर हमने डेमोक्रेसी के प्रकार देखे थे। इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है जनता और शासन के संबंधों के आधार पर डेमोक्रेसी के प्रकार, संबंधों के आधार पर डेमोक्रेसी के प्रकार।
तो संबंधों के आधार पर डेमोक्रेसी के प्रकार कितने थे? दो थे। पहली कौन सी डेमोक्रेसी? डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और सेकंड कौन सा था? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हमने देखा था कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र आज के समय में कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस नहीं करता है, बहुत कम एग्जिस्टेंस करता है। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कई सारे तत्व, कई सारे जो सिद्धांत हैं वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, अब आप देखिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी, मैंने आपको बताया था प्राचीन यूनान जैसी जगहों पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती थी। यहां पर न्याय निर्णय, जो जस्टिस के निर्णय होते थे, सोशल जस्टिस के जो निर्णय होते थे, सरकार के जो कई सारे निर्णय होते थे, उनमें हस्तक्षेप किसका होता था? सीधा सीधा लोगों का। लोग वहां पर आकर बैठते थे सभाओं में, और लोग अपना निर्णय देते थे कि इस हिसाब से निर्णय होना चाहिए। मतलब उसे बोल सकते हैं प्लेबिसाइड, जनमत संग्रह। अगर आप जब भारत का एकीकरण पढ़ेंगे, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, भारत का पूरा एकीकरण जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें कुछ जगहों पर देखेंगे जनमत संग्रह। जब जूनागढ़ की बात होगी तो वहां पर कौन सा संग्रह आएगा? जनमत संग्रह। इज दैट क्लियर? मतलब जनमत को इकट्ठा करना, मतलब जो जन है उनका मत लेना। तो कहेंगे जनमत वाला जो कंसेप्ट है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र से ही निकल कर आता है। इज दैट क्लियर? राइट टू रिकॉल, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, वापस बुलाने का अधिकार, वो भी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है। लेकिन फिर भी आज के समय में बहुत ज्यादा सैद्धांतिक और व्यवहारिक तौर पर, मतलब मैं बोलूं कि व्यवहारिक तौर पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने के लिए नहीं मिलती है। थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच वाला लेक्चर है, ध्यान रहे, आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करने वाला है लेक्चर आपको। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसके बाद आता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो आज के समय में कहीं ना कहीं हमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने के लिए ज्यादा मिलता है। वाई? क्योंकि वर्तमान समय में जनसंख्या, पॉपुलेशन देशों की बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और जब पॉपुलेशन देशों की बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है तो उस बढ़ी हुई पॉपुलेशन की वजह से व्यवहारिक तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर यह संभव नहीं है कि लोगों को इकट्ठा किया जाए और लोगों को इकट्ठा कर कर उनकी राय हर मुद्दे पर ली जाए। मान लिया जाए, हम एक एग्जांपल लेकर अगर देखें, भारत में ही अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी हम कंप्लीट तरीके से रखते, पूर्ण तरीके से अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र रखते, तो क्या यह आसान था? जिस हिसाब से भारत की जनसंख्या थी और जिस हिसाब से आज भारत की जनसंख्या है, क्या यह आसान है कि लोगों को पूरा इकट्ठा कर लेना और हर मुद्दे पर उनकी राय लेना? जो बिल पास हो रहे हैं उन बिल पास होने के लिए उनकी राय लेना, जो सोशल जस्टिस वाले इशू से मुद्दे हैं उनमें उनकी राय लेना, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र, दो नाम है, ध्यान सुन लीजिएगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र, मतलब कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स डेमोक्रेसी। इज दैट क्लियर? मतलब हम ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें लोगों के द्वारा चुनकर इलेक्टेड होकर जाने वाले लोग लोगों की तरफ से सरकार के निर्णयों में, ठीक है, और अलग अलग प्रकार के निर्णयों में भागीदारी लेते हैं लोगों की तरफ से, वो होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इज दैट क्लियर? पिछले लेक्चर की कुछ कंसेप्चुअल चीजें मैं विस्तार से यहां पर क्लियर आपको करने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझते जाइएगा। ठीक, इसके बाद आपको इसमें आता है, तो देखिए अगर इन दोनों में बात हो, थोड़ा सा एक एनालिसिस करने वाली बात हो, तो मैं ये कहूंगा, ठीक है, कि कुछ तत्व, कुछ चीजें, मतलब कुछ बातें डायरेक्ट डेमोक्रेसी की इंडियन डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं इंक्लूडेड हैं, लेकिन भारत का जो लोकतंत्र है वो सीधे सीधे इनडायरेक्ट लोकतंत्र है, मतलब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में विद्यमान है। क्यों? क्योंकि व्यवहारिक तौर पर, मतलब प्रैक्टिकली तौर पर भारत में डायरेक्ट डेमोक्रेसी इतना आसान नहीं था। भारत के वरन किसी भी देश में, कोई भी कंट्री हो दुनिया की, उस किसी भी कंट्री में डायरेक्ट डेमोक्रेसी आज के समय में इतना आसान नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि आज के समय इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एग्जिस्टेंस में है, लेकिन उसमें कुछ तत्व डायरेक्ट डेमोक्रेसी के देखने के लिए मिल सकते हैं। ये आंसर राइटिंग की बातें जो आपको थोड़ी सी हेल्प करेंगी उसमें, कि आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी कैसी हो टॉपिक के लिए। अब आप देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर मैंने आपको बताया है, सेकंड जो मैंने आपको बताया था वो बताया था किस बेस पे आधार पर? पार्टी नंबर के आधार पर। किसके आधार पर? पार्टी नंबर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी नंबर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी नंबर, पार्टी नंबर के आधार पर डेमोक्रेसी के प्रकार। किसके आधार पर? पार्टी के नंबर के आधार पर, मतलब कि पार्टी, मतलब कि दलों की संख्या के आधार पर। अगर हम हिंदी में बोले, दलों की
संख्या के आधार पर, दलों की संख्या के आधार पर लोकतंत्र 3 प्रकार का होना चाहिए। तो दलों की संख्या के आधार पर लोकतंत्र 3 प्रकार का कौन कौन सा? पहला होता है एक दलीय लोकतंत्र, मतलब कि वन पार्टी। दूसरा होता है द्विदलीय लोकतंत्र, मतलब कि कौन सी पार्टी? 2 पार्टी। और यहां पर होता है थर्ड वाला बहुदलीय लोकतंत्र। बहुदलीय लोकतंत्र ये पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको समझाया था, लेकिन उस पिछले लेक्चर से आगे बढ़कर थोड़ी सी बातें आपको समझनी। एक दलीय लोकतंत्र, द्विदलीय लोकतंत्र और बहुदलीय लोकतंत्र, मतलब कि 1 पार्टी, 2 पार्टी, मल्टी पार्टीज। अब आप देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट बात, अब यहां से हम किसके परिप्रेक्ष्य में इसको समझने की बात करें? इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, कि इंडिया में इन तीनों में से ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी नंबर, इन दोनों में तो मैंने बता दिया है आपको कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इज दैट क्लियर? लेकिन अगर मैं इन तीनों में से डिसाइड करूं कि इंडिया में कौन सी व्यवस्था है, कौन सा सिस्टम है, इस आधार पर कौन सी डेमोक्रेसी भारत में है, पार्टी के नंबर का आधार पर। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, कैसे आपको चीजें समझनी है। देखिए, टॉपिक्स की क्लियरिटी आपको है, लेकिन कंसेप्चुअल क्लियरिटी जरूर होना चाहिए। कोरिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिविल सर्विसेज में, तो वो कोरिलेशन आपको पता होना चाहिए बिल्कुल कि कैसा कोरिलेशन होगा। अब मैं इसका इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करना चाहूं तो मैंने आपको समझाया था कि एक दलीय की अगर आप बात करोगे तो एक दलीय पहले यूएसएसआर में रहा है, और यूएसएसआर आज एग्जिस्टेंस नहीं करता है, पूर्व सोवियत संघ। लेकिन वर्तमान अगर प्रेजेंट टाइम की आप बात करेंगे तो प्रेजेंट टाइम में यह सिस्टम आपको देखने के लिए मिलेगा चाइना, जिसके साथ अभी हमारे बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं, गालवान घाटी, लद्दाख वगैरह को लेकर। ठीक, अभी थोड़ी सी चीजें आगे बढ़ जाए, आपको पॉलिटिक्स थोड़ी समझ में आ जाए, मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ लेक्चर्स हो जाए, बाकी टीचर्स के कुछ और लेक्चर्स हो जाए, वो मेरा इकोसिस्टम की सीरीज मैंने स्टार्ट की, वो थोड़ी सी और हो जाए। उसके बाद किसी दिन मैं 2 ढाई 3 घंटे का जो है इंडो चाइना रिलेशन पर एक लेक्चर बिल्कुल प्रिपेयर करके डालूंगा मैं आपके लिए, ठीक है? लेकिन थोड़ा सा आप जुड़ जाए सब्जेक्ट से और थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपकी हो जाए, उसके बाद हम इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ बढ़िया इंटरेस्टिंग मुद्दों पर भी कभी कभार बात किया करेंगे। देखिए, तो एक दलीय, यूएसएसआर, प्रेजेंट चाइना। लेकिन क्या इंडिया में यह सिस्टम था? मैं ये कहूंगा कि इंडिया में एक दलीय सिस्टम तो नहीं था, लेकिन इंडिया में एक दल प्रधान सिस्टम देखने के लिए मिला है, मतलब 1 पार्टी डोमिनेंस में यहां पर देखने के लिए मिली है, मतलब एक पार्टी का प्रभाव यहां पर देखने के लिए मिला है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि उस पार्टी ने लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया कुछ, उस पार्टी को लोगों ने मैंडेट दिया था, क्योंकि हमारे यहां चुनाव होते थे। लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? चुनाव होना, उस चुनाव में लोगों का पार्टिसिपेट करना, लोगों मतलब ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा चुनी जाती हो। ठीक, तो इसे आप पॉलिटिकल मुद्दों की तरफ लेकर ना जाएं, मतलब आप किसी भी पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, किसी भी पार्टी से, यहां आपको पार्टी सिस्टम अवधारणाओं को छोड़कर आपको मेनली किसकी तरफ जाना है? आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी और आपके कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाना है, और मेन जो चीजें चल रही हैं उनकी तरफ आपको ध्यान लगाना है। ये नहीं कि मतलब किसी पार्टी का नाम आ गया पर्टिकुलर तो आप सोचने लगे अरे हमारी पार्टी के बारे में ऐसा बोल दिया, ऐसा कैसे हो गया? देश में जो माहौल चल रहा है, इस माहौल में आपको बिल्कुल नहीं जाना है। इज दैट क्लियर? देखिए, 1 पार्टी डोमिनेंस रहा क्योंकि लोगों ने उसको मैंडेट दिया। तो एक दल प्रधान प्रणाली, ठीक, उस पार्टी को लोगों ने मैंडेट बहुत ज्यादा क्यों दिया लंबे समय तक? क्योंकि उस पार्टी का पुराना अस्तित्व अपने आप में बना हुआ था। जब आप पढ़ेंगे 1885 से इंडियन नेशनल कांग्रेस की उत्पत्ति से आजादी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या योगदान रहा है, क्या सारी चीजें उसमें रही हैं, तो आपको काफी कुछ चीजें समझ में आएंगी जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तब, ठीक है? और आपके राय बहुत ज्यादा बदलेंगे जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तब। तो देखिए, एकदल प्रधान प्रणाली में यह था कि अगर हम 1947 से लेकर 1977 तक देखें तो कांग्रेस का ही अस्तित्व केंद्र में रहा। 1977 में मोरारजी देसाई सरकार बनी, ठीक है, लेकिन कुछ ही समय बाद वो सरकार फिर चली गई और वापस 1996-97 तक कहीं ना कहीं, मतलब मैं डायरेक्टली ये कहूं 1947 से लेकर 1997 के आसपास तक कहीं ना कहीं केंद्र में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व देखने के लिए हमें मिलता है। तो ये एकदल प्रणाली का उदाहरण है या नहीं है? ये एकदलीय प्रणाली हम इसे बिल्कुल नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि ये इसकी तरफ इशारा है, कंप्लीट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे एकदल प्रधान, 1 पार्टी डोमिनेंस, मतलब एक पार्टी हमारे यहां प्रधान पार्टी रही है, डोमिनेंट पार्टी रही है, डोमिनेंस रहा है, उसका प्रभाव रहा है उसका बहुत सारा। इज दैट क्लियर? तो कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र में एकदल प्रधान प्रणाली हमें इस टाइम तक देखने के लिए मिली। ओके, अब आप समझिए
मैं क्यों इतना समझा रहा हूं, बाद में बिल्कुल क्लियरिटी होने वाली है आपको। द्विदलीय प्रणाली, टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम की अगर आप बात करेंगे तो टू पार्टी सिस्टम, देखिए एक दलीय प्रणाली तब हम बोलेंगे जब संविधान ने ही, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही क्या किया हो, संविधान ने ही उस जगह पर केवल एक पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया हो। और यहां पर संविधान ने केवल दो पार्टियों को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया हो। कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हो कि चुनाव लड़ने का अधिकार कितनी पार्टियों को है, दो पार्टियों को है। तो द्विदलीय लोकतंत्र कहां पर मिलेगा, द्विदलीय लोकतंत्र दो जगहों पर देखने के लिए इसके सटीक एग्जांपल आपको मिलेंगे। पहला है ब्रिटेन और दूसरा कौन सा है, अमेरिका। राइट, ब्रिटेन और अमेरिका का नाम मैं क्यों ले रहा हूं यहां पर, ठीक है, क्यों मैंने ब्रिटेन और अमेरिका का नाम लिया। ब्रिटेन में दो पार्टियां, कौन सी पार्टी, अगर ब्रिटेन में दो पार्टियों की पर्टिकुलर बात करेंगे तो लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। इज दैट क्लियर, लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी। लेबर पार्टी मैं एलपी लिख रहा हूं, लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी, सीपी, एलपी एंड सीपी, लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी। ये दोनों पार्टी ही चुनाव में हिस्सा लेती हैं, मतलब द्विदलीय लोकतंत्र है। अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका में भी दो ही पार्टियां हिस्सा लेती हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं, यहां पर मैं बोल रहा हूं डीएम डेमोक्रेटिक पार्टी और मैं बोल रहा हूं आरपी रिपब्लिकन पार्टी। इज दैट क्लियर, दो पार्टियां हिस्सा ले रही हैं अमेरिका में, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। ध्यान रहे, तो ये कौन सा लोकतंत्र हो गया, द्विदलीय लोकतंत्र हो गया। क्लियर है बात, ठीक। अब मैं इधर वाला रफ कर रहा हूं, अब नोट्स बनाते हुए चलिएगा साथ में, और ये मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन थोड़ा सा उसको और ज्यादा डेप्थ में समझाने के लिए बोर्ड पर जगह की आवश्यकता है। तो आप देखिए इसको आगे थोड़ा सा। अब यहां पर आप कोशिश करिए इसको समझने की कि ब्रिटेन एंड अमेरिका में यह सिस्टम है। अब द्विदलीय की अगर मैं बात करूं तो क्या इंडिया में भी द्विदलीय है, मैं यहां पर इसको कर दे रहा हूं द्विदलीय, मतलब टू पार्टी। क्या इंडिया में ऐसा रहा है, ठीक है। उसका आता बहुदलीय है ना, उसका हमें कौन सा देखना है, बहुदलीय देखना है, बहुदलीय टू, और यहां पर मल्टी पार्टी। अब देखिए आप द्विदलीय में दो मैंने बता दिया, लेकिन इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करेंगे तो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो वर्तमान में दो पार्टियां डोमिनेंट में है, बीजेपी और कांग्रेस। दो पार्टियां डोमिनेंस में है, एक तो बीजेपी और दूसरी कांग्रेस। इज दैट क्लियर, ध्यान समझिएगा मेरी बात को, बीजेपी एंड कांग्रेस, ये दो पार्टियां डोमिनेंस में है हमारे यहां पर भी। मतलब अब आपको लग रहा होगा सर हमारे यहां तो द्विदलीय प्रणाली हो गई, बिल्कुल नहीं। द्विदलीय प्रणाली के कुछ गुण दिखाई हमें देंगे इंडिया में, लेकिन भारत ने जिसको मेनली अपनाया वो कौन सी ही प्रणाली थी, बहुदलीय प्रणाली। लेकिन हमारे यहां कंप्लीट बहुदलीय प्रणाली भी नहीं है। आप बोलेंगे बड़ा कंफ्यूज कर रहा है आदमी, बहुदलीय प्रणाली भी नहीं है, द्विदलीय प्रणाली भी नहीं है, टोटल एक दलीय प्रणाली भी नहीं है। एक दल प्रधान प्रणाली आपने बता दिया, वन पार्टी डोमिनेंस 1997 तक। उसका द्विदलीय में बीजेपी कांग्रेस यहां दिखा रहा है, लेकिन फिर बोल रहा है द्विदलीय कंप्लीट नहीं है। फिर बोला बहुदलीय को अपनाया, लेकिन पूर्णतः बहुदलीय भी नहीं है। तो फिर कैसी है, अब आपको यहां समझ में आएगा भारत की आवश्यकता के अनुसार, भारत की नीड्स के अकॉर्डिंग इंडिया ने कैसे सिस्टम को फॉलो किया है। यही तो एनालिसिस है, नहीं तो आपको एग्जाम में मार्क्स दिलवाएगा, नहीं तो आपको एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से अप्रोच क्रिएट करेगा। देखिए अब आप अगर बहुदलीय सिस्टम की मैं बात करूं तो बहुदलीय सिस्टम फ्रांस, नॉर्वे, ठीक है, स्वीडन, इन कंट्रीज में आपको देखने के लिए मिलेगा, इंडिया में भी देखने के लिए मिलेगा। अब क्या है, इंडिया ने अपनाया इसको, लेकिन अब एक एनालिटिकल अप्रोच, जो एनालिसिस आपको करना है वो आप समझिए पूरा, कि मैं स्टार्टिंग से समझाऊं कि अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, ध्यान समझिएगा, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसको देखें तो इंडिया ने 1947 से लेकर 1997 तक इंडिया में एक दल प्रधान वन पार्टी डोमिनेंस दिखाई देता है। लेकिन इसके बाद, ठीक है, दो पार्टीज बीजेपी एंड कांग्रेस, ठीक है, मतलब कांग्रेस तो पहले से थी, बीजेपी उभर कर आती है, वो कहने लगी द्विदलीय प्रणाली की तरफ ये इशारा करता है, लेकिन द्विदलीय प्रणाली हो नहीं पाती, क्योंकि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी उस समय कई सारे दलों ने एक साथ आकर उस सरकार को बनवाया था। मतलब कि भारत में बहुदलीय, द्विदलीय, इन सबके साथ साथ एक नई प्रणाली, गठबंधनीय सरकार प्रणाली की शुरुआत हुई। मतलब कि कॉलिजन सिस्टम जो है, कॉलिजन गवर्नमेंट सिस्टम की यहां पर स्थापना हुई।
लेकिन कैसे कॉलिजन गवर्नमेंट सिस्टम की, गठबंधनीय सरकार प्रणाली, कैसी गठबंधनीय सरकार प्रणाली की स्थापना यहां पर हुई? तो कई सारे लोगों ने, आलोचकों ने उस टाइम पर यह बोला कि भारत में द्विदलीय व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते थे। क्यों? अब यहां पर आंसर सुन लीजिए। इसका आंसर यह है, चूंकि भारत को जिन मूल्यों पर आजादी मिली, वो मूल्य क्या थे? सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय सबको मिलेगा, पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक न्याय सबको मिलेगा, इकोनॉमिकल जस्टिस, आर्थिक न्याय सबको मिलेगा, कल्चरल डाइवर्सिटी जो हमारे यहाँ पर उसको हम मेंटेन करेंगे, मतलब कि सांस्कृतिक विविधता को मेंटेन करेंगे, मतलब जो सबके क्षेत्रीय मुद्दे थे, क्षेत्रीय मुद्दे भी जो है राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ चलेंगे, क्योंकि सब लोगों के अपने क्षेत्रीय मुद्दे हैं, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा है। तो उन क्षेत्रीय मुद्दों को साथ में रखकर धीरे धीरे कई सारी क्षेत्रीय पार्टी का उदय हुआ। लोकतंत्र में चाहे कुछ भी हो, बहुदलीय प्रणाली में क्या होता है कि दो पार्टी डोमिनेंस में रहती हैं, दो पार्टी प्रभाव में रहती हैं, लेकिन छोटी छोटी पार्टियों का भी इतना प्रभाव होता है कि वो कभी भी कहीं ना कहीं मतलब कहीं पर भी जो सरकार है उस सरकार को इफेक्ट कर सकती है। तो भारत में क्या हुआ? भारत, आप बोलेंगे बहुदलीय, तो भारत में बहुदलीय हो सकती थी, लेकिन भारत में गठबंधनीय हो गई। बहुदलीय के गुण है, लेकिन कैसी हो गई? गठबंधनीय हो गई। गठबंधनीय कैसे हो गई? सुनिए अब आप। गठबंधनीय ऐसे हो गई कि इंडिया में बहुदलीय प्रणाली और द्विदलीय प्रणाली, ठीक है, इन दोनों के तत्व मौजूद, लेकिन ज्यादातर बहुदलीय प्रणाली के तत्व। तो दो पार्टी आई अस्तित्व में, बीजेपी एंड कांग्रेस, ठीक है। अब क्या हुआ? बहुत सारी अन्य पार्टियों ने, अदर पार्टीज ने, ठीक है, अपनी सुविधाओं के अनुसार, जो अदर पार्टीज थी, उन अदर पार्टीज ने अपनी सुविधाओं के अनुसार कांग्रेस के साथ मिलकर क्या कर लिया? कॉलिजन कर लिया, मतलब कि अलायंस बना लिया, और कॉलिजन करके मतलब कि संगठन बनाकर जिसको हम नाम दे दिया यूपीए। सर क्लियर? कैसा नाम दे दिया? यूपीए। आई बात समझ में? इज दैट क्लियर? 2014 से पहले हमारे यहां क्या बोलते थे? यूपीए की सरकार है। और अभी हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे कौन सी सरकार है? एनडीए की सरकार है। ठीक, आई मेरी बात समझ में? इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव, ठीक, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इसका फुल फॉर्म है। तो यूपीए की सरकार थी, मतलब कि कांग्रेस प्रधान पार्टी है, इसके साथ अदर पार्टीज भी मिल गई और यूपीए बना लिया, मतलब कि गठबंधनीय प्रणाली, कॉलिजन सिस्टम का उदय हुआ भारत में। मतलब भारत में द्विदलीय और बहुदलीय, तो ना तो पूर्णतः द्विदलीय है, बहुदलीय के तत्व बहुत ज्यादा मौजूद है भारत की प्रणाली में, भारत के लोकतंत्र में, लेकिन टू कॉलिजन सिस्टम। आप बोलेंगे कॉलिजन बोल रहे थे अभी, अब बोला टू कॉलिजन सिस्टम। कैसे? इधर बीजेपी है, बीजेपी के साथ भी जो अदर पार्टीज जिसके मुद्दे बीजेपी के साथ जाकर हल हो सकते थे, वो अदर पार्टीज बीजेपी के साथ आई, उन्होंने क्या बनाया? एनडीए। तो एनडीए एंड यूपीए। अब हमारे यहां दो संगठन चलते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया, केंद्र में एनडीए एंड यूपीए। मतलब कौन सा सिस्टम का उदय हुआ? टू कॉलिजन सिस्टम का उदय हुआ। टू कॉलिजन सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विगठबंधनीय प्रणाली। तो मतलब भारत में द्विगठबंधनीय प्रणाली का उदय हो चुका है। और एनडीए की फुल फॉर्म क्या है साथियों? एनडीए की फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल, यहां मैं लिख दे रहा हूं इसको, नेशनल डेमोक्रेटिक, ठीक है, अलायंस। तो भारत में आज के समय में ये दो अलायंस चलते हैं, यूपीए एंड एनडीए। अर्थात भारत ने नई प्रणाली को जन्म दिया। क्यों? क्योंकि भारत को अपनी डाइवर्सिटी, और डाइवर्सिटी मतलब विविधता कितने प्रकार की बता चुका हूं, सामाजिक सोशल से बार बार आ रहा है, इन सबको मेंटेन करने के लिए और छोटी पार्टियों के अस्तित्व को भी मेंटेन करने के लिए, क्षेत्रीय पार्टी के अस्तित्व को भी मेंटेन करने के लिए, मतलब कि भारत ने कोशिश की कि वो हर तबके की आवाज सुने, हर पार्टी को कहने में थोड़ा बहुत प्रतिनिधित्व मिले। इसीलिए उसने बहुदलीय प्रणाली के साथ साथ उसने अपनाया टू कॉलिजन सिस्टम, कि दो पार्टियां प्रधान हैं, लेकिन जिन पार्टियों को इन दोनों पार्टियों के साथ जाने की इच्छा है वो इनके अलायंस में जुड़ सकती हैं। तो जन्म हुआ यूपीए का और एनडीए का, और जन्म हुआ टू कॉलिजन सिस्टम, द्वि संगठनीय प्रणाली। तो वर्तमान समय में अगर हम लास्ट में इसका कंक्लूजन लिखना चाहें, तो जैसे कि वर्तमान समय में हम देखते हैं, प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं, वी कैन सी इन प्रेजेंट टाइम, ठीक है, इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, विच पार्टी? बीजेपी। बट हम ये कहते हैं बीजेपी सरकार है, कई सारे लोग बोलते हैं, बट एक्चुअली जब बात होती है, आप न्यूज में सुनते हैं, तो क्या बोला जाता है? एनडीए गवर्नमेंट।
एनडीए की सरकार है, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार है। हालांकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन उसके साथ जो अदर पार्टीज थी उसने उनको भी नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि हमारे टू कोलिशन सिस्टम्स चल रहा है, और टू कोलिशन सिस्टम में बहुत सारे फायदे ये हैं कि जब बीजेपी के साथ जो छोटी छोटी पार्टियां आती हैं, बिल्कुल वहां पर एक अलायंस हो जाता है। जैसे कि बिहार में नीतीश कुमार, अभी जब विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव जब होंगे जब भी वहां पर, तो वहां पर आप क्या देखेंगे? वहां पर आप देखेंगे कि कुछ जो मतलब जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्रों में नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव लड़ रही है, कुछ जगहों पर सिर्फ बीजेपी, लेकिन बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ रही है। भाई क्योंकि अलायंस है उनमें। इज दैट क्लियर? तो हम बोलते हैं टू कोलिशन सिस्टम, मतलब दो पार्टियां प्रधान हैं, लेकिन दो पार्टियों के साथ जो अदर पार्टीज हैं वो उनके साथ आकर जुड़ गई। तो टू कोलिशन सिस्टम, द्विगठबंधनीय सरकार की यहां पर स्थापना होती है। जैसे कि वर्तमान में केंद्र में बीजेपी की सरकार है, परंतु हम बोलते हैं कि वहां पर एनडीए की सरकार है। भाई क्योंकि बीजेपी के साथ जो अन्य अदर छोटी पार्टीज हैं वो पार्टीज जुड़ी हुई हैं, उनका अलायंस है जिसको हम बोलते हैं एनडीए, इसलिए बोला जाता है एनडीए की सरकार है। इज दैट क्लियर? मेरे ख्याल साथियों इतना आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब इन सब के बाद हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो आपका पहला टॉपिक है सिलेबस का, वो है संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैं अगले लेक्चर में आपको समझाऊंगा। जब तक मैं आपसे एक उम्मीद लगाऊंगा यहां पर कि तब तक आप थोड़ा बहुत मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ें, जहां से भी पढ़ें आप थोड़ा बहुत वहां से बिल्कुल पढ़ें, एक बार रफली उसको पढ़ें, ठीक है, ताकि आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से चीजें और भी समझ में आए। संविधान के निर्माण में मैं आपको कहां से प्रारंभ करूंगा मैं अभी बता दे रहा हूं। इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे दुनिया में जो पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कॉन्स्टिट्यूशन के उदय का, पार्लियामेंट्री सिस्टम का, प्रेसिडेंशियल सिस्टम का कैसे उदय हुआ है, हम वो समझेंगे। फिर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की विकास यात्रा, जो उसका डेवलपमेंट है, उसकी हिस्ट्री समझेंगे। उस हिस्ट्री के साथ हम संविधान के निर्माण के साथ साथ संविधान सभा और संविधान के सभा के सामने कौन कौन से चैलेंजेस, कौन कौन से मुद्दे थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने, उन सारे मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। और वहां से कई सारी आपकी चीजें क्लियर होंगी, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें क्लियर होंगी, कई सारी अप्रोच आपकी वहां पर बनेंगी, और कई सारे मॉडर्न हिस्ट्री के जो इश्यूज हैं वो भी आपके वहां पर क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप साथियों आप मेरे लेक्चर्स बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। आपको एक बार में अगर समझ में नहीं आ रहा लेक्चर्स, बार बार प्लीज देखिए, नोट्स बनाइए और अच्छे तरीके से रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, ठीक है, इन एनी एग्जाम। क्लियर? सो रिवीजन आप करते रहिए, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, बहुत जरूरी है। क्रिएटिव रहिए, सोच करते रहिए, बिजी रहिए, ठीक है, ताकि आप डिप्रेशन से भी बचे रहें और क्रिएटिव बने रहें। डिप्रेशन जैसी नकारात्मक चीजें लाइफ में नहीं होती है, सिर्फ हम कुछ चीजों को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, वो इसलिए हमारे दिमाग में आ जाती है। लेकिन आप उन सब चीजों से बचे रहें, आप निरंतर किताबों के साथ रहें, ठीक, और अपनी फैमिलीज को अच्छे तरीके से समय दें, एंटरटेनमेंट के लिए अपना समय निकालें, अपने रूटीन के लिए समय निकालें, बढ़िया तरीके से लाइफ को सेटल करके जीते रहें, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, इस कोरोना काल में ये सब चीजें ही आपको जीत दिलाएंगी, इसलिए लगे रहें निरंतर, और निरंतर स्टडी जरूर करते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच।